इस वेबिनार का एक खास मकसद है और इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये जानने के लिए कि यूपीएससी आईएएस है क्या, एग्जाम का क्या पैटर्न है, कितना मार्क्स सेव होता है, पर्सनालिटी इंटरव्यू का क्या रोल होता है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका जीएस और इंग्लिश का पेपर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपके मन में कई तरह के क्वेश्चंस होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सिलेबस, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, और तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैम में बेहतर मेहनत किया लेकिन उनका आईआईटी जैम क्रैक नहीं हुआ, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो उनके लिए क्या यह एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा? मुझे आईएएस के बारे में कैसे पता चला? तो ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम एक एक करके सब पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही सुप्रीमम क्लासेज का क्या रोल रहेगा, और जो सुप्रीमम क्लासेज बैच स्टार्ट की करेगा आईएएस 2027 के लिए, वो किस तरीके से टॉपिक्स को कंप्लीट कराएगा, कितने डीपीपीज प्रोवाइड करेगा, कितना टेस्ट सीरीज लेगा, ताकि आपके जो सिलेक्शन का चांस है वो मैक्सिमम हो सके। साथ में हम आपको कैसे गाइड करेंगे, जो हमारे यहाँ जैम की तैयारी किया है, गेट की तैयारी किया है, तो उनको अच्छे से ही पता है, ना सिर्फ जैम आईएसआई हुआ, सीएमआई हुआ, तो उनको अच्छे से पता है कि हम किस तरीके से गाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपका इस ओपन वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है और थैंक्स कि आप लोग एकत्रित हुए और इसके बारे में आप जानना चाहते हो, ये अच्छी बात है। हम तैयारी करें तैयारी ना करें वो तो बात की बात है, हम इसके बारे में पहले जाने, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जो भी आपका पॉइंट्स है, और इसके साथ मैं आपकी भी बात करूंगा, जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जो आपकी क्वेरी होगी उसका भी मैं रिप्लाई करूंगा। उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो हम सबसे पहले थोड़ा सुप्रीमम क्लासेस के बारे में बतलाए, उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बतलाऊं। तो मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज का फाउंडर हूँ। सुप्रीमम क्लासेज की जर्नी स्टार्ट होती है 16 अगस्त 2019 से, यानी 2019 से सुप्रीमम क्लासेज की जर्नी स्टार्ट होती है, बहुत सारे सपनों के साथ, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, और इसके लिए मैं बहुत कुछ त्याग भी किया। काफी लोगों को पता है कि सुप्रीमम क्लासेज का क्या रोल होता है आपके सिलेक्शंस में, और किस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ, क्या मेरा डेडिकेशन होता है, ऐसी तमाम चीजें आप लोगों को पता है। ज्वाइन करने के पहले काफी बच्चे बहुत कुछ सोचते थे स्टार्टिंग में, जब वो ज्वाइन किए तब उनको लगा कि अच्छा तैयारी इस तरीके से भी होती है, कोई इस तरीके से भी मेरे लिए मेहनत कर सकता है, किसी के अंदर हमारे लिए इतना जुनून कैसे हो सकता है कि मुझे आईआईटी पहुंचाने के लिए सामने वाला, माने कोई मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है, टाइम से क्लास लेना, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करना, टेस्ट सीरीज लेना। उसके पहले भी बहुत सारी कोचिंग्स हुआ करते थे, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराते थे ना, वो डीपीपी देते थे ना टेस्ट सीरीज लेते थे। हमने टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट स्टार्ट किया आईआईटी जैम में, और डीपीपी का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया। नहीं तो उसके पहले सब बुक फॉलो कराता था और सिर्फ पीवाईक्यू, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो हमने डीपीपी का कंसेप्ट अप्लाई किया। मैं डीपीपी का कंसेप्ट लाया कि बच्चों को डीपीपी देना चाहिए, बच्चों का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, और अच्छे क्वालिटी का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। जेई में तो जेई की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तमाम कंटेंट है मार्केट में, लेकिन जैम के लिए, आईएसआई के लिए, सीएमआई के लिए कंटेंट कहीं नहीं था। तो वो कंटेंट हमने देने का काम किया और उसके लिए बहुत मेहनत लगा, बहुत बहुत मेहनत लगा। वो मुझे पता है कि मैं उसके लिए कितना टाइम दिया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर जुनून था, आपको आईआईटी पहुंचाने का, आपको आईएसआई पहुंचाने का, आपको सीएमआई पहुंचाने का, जिसके बदौलत
आपका यहाँ पर आकर के आपका सपना साकार होता है। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ स्टूडेंट सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और उनको माने वो लास्ट में सोचते हैं कि मेरा ये कितना डिसीजन सही था। भले सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मुझे भी पता है, लेकिन हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहती है, रत्ती भर की हमारे तरफ से कमी नहीं रहती है। और जो भी यहाँ पर आता है, ऐसा नहीं कि किसी का जैम नहीं होता है तो वो आगे बेहतर नहीं करता है, किसी का आईएसआई होता है तो वो आगे बेहतर नहीं करता है। नहीं, यहाँ जो भी आ जाता है उसके लिए मीन्स आगे का दरवाजा एक तरीके से खुल जाता है। हमसे काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है, जैसे कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप भी मीन्स आपके लिए जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, हमें भी मेहनत करना चाहिए। तो ये बातें आपको मोटिवेट करती है। तो सुप्रीमम क्लासेज एक तरीके का एनर्जी का सोर्स है। सुप्रीमम क्लासेज आपके एनर्जी का सोर्स है। जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, वो अपने आप मेहनत करने लगते हैं। तो आपके पास दो तरह की एनर्जी होती है, जिसमें से एक एनर्जी सुप्रीमम क्लासेज की होती है। पहली एनर्जी आपकी होती है जो आपके जुनून से आती है, और दूसरी एनर्जी का सोर्स सुप्रीमम क्लासेज है, जो आपको एक सही डायरेक्शन देता है, एक कंसिस्टेंसी देता है, डेडिकेशन देता है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड बनाता है कि नहीं, मुझे इसकी तैयारी पूरे मन से करना चाहिए, पूरे लगन के साथ करना चाहिए। तो हमारी कहानी जैम से ही स्टार्ट होती है। तो हमने जैम में काफी बेहतर किया। फिर 2022 में मुझे आईएसआई के बारे में पहली बार पता चला। 2022 में जब देवरिया जाना और देवसीता आई, कही कि सर मुझे आईएसआई का भी तैयारी करना है, उसके लिए भी गाइड कीजिए। तो फिर मैं कहा कि सिलेबस को सेंड करो। तो मैं सिलेबस देखा, कहा कि ये तो सब कुछ हो चुका है जैम के साथ ही। तो फिर मैं उनको गाइड किया कि कैसे इसके लिए पढ़ना है। मैं जब पेपर का पैटर्न देखा तो देखा कि इसमें डेप्थ है, डिफिनीशन है। सिर्फ जैम एप्लीकेशन बेस्ड होता है और आईएसआई का मोस्टली क्वेश्चन डिफिनीशन बेस्ड होता है। तो फिर मैं उसके लिए गाइड किया कि इसमें कुछ नहीं करना, आप डिफिनीशन पर ज्यादा फोकस करो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं किया था, वो जैम में ही मैं बहुत कुछ किया था, और उसी के साथ ही उनका आईएसआई का तैयारी हो चुका था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका आईएसआई का तैयारी हो चुका है और बस इनको गाइड करना है। तो मैं उस समय गाइड किया सिर्फ, और जिसके बदौलत देवसीता का हुआ, और अभी वो यूएसए से पीएचडी कर रही है। यूएसए में किसी कॉलेज से पीएचडी कर रही है। एक वेबिनार भी रखा था, लेकिन वो किसी रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाई थी, उसके बदले देवरिया जाना। कौस्तुभल और भी मीन्स ये दो लोगों ने ज्वाइन किया था। फिर 2023 के लिए हम थोड़ा और ज्यादा डेडिकेटेड हो गए। तो हमारा जब डेडिकेशन बढ़ा आईएसआई के तरफ, तो ऐसा नहीं कि हमने जीरो से स्टार्ट किया। करीब 7 या 8 स्टूडेंट्स 2023 में आईएसआई में गए थे, 7 या 8 के करीब गए थे। फिर हमने थोड़ा और डेडिकेशन दिखलाया, क्योंकि हमारा जैम का कंटेंट अच्छा हो चुका था और हम उसको हर एक साथ क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा हो गया तो हम छोड़ देते हैं। आपको ये रिजल्ट दिख रहा होगा, सिर्फ एक बार मेहनत कर लेने से जरूरी नहीं कि हम अगले बार भी मेहनत करेंगे, मीन्स अगले बार भी बेहतर करेंगे। हमें अगले बार भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करना होता है। किसने कहा है कि मैं 0 से 60 में लाने में जितना मेहनत करना होता है ना, उससे 10 गुना मेहनत 60 to 80 पहुंचाने में करना होता है। उससे 2 गुना मेहनत 80 to 90 पहुंचाने में लगता है। उससे 2 गुना या 3 गुना मेहनत 90 to 100 पहुंचाने में लगता है। और इस चैलेंज को सुप्रीमम क्लासेज ने एक्सेप्ट किया है। और जब आप रिजल्ट देखते हैं इतना सारा, तो ऐसा लगता है कि असंभव है, ये कैसे हो सकता है। काफियों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन यह रियलिटी है। हमने इतना बेहतर रिजल्ट दिया है अपने मेहनत के दम पर, कंसिस्टेंसी के दम पर, प्रॉपर गाइडेंस के दम पर। बच्चों को हमने मेहनत करने के लिए पुश किया, उनको एक सही पैटर्न दिया, उनको गाइड किया कि एग्जाम कैसे देते हैं, एग्जाम का क्या माहौल होता है, उसके अंदर का जो प्रेशर होता है उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, एग्जाम में एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो बहुत तरह की तमाम बातें होती है जिससे हम के थ्रू हम बच्चों के टच में रहते हैं, उनको हमेशा गाइड करते रहते हैं, और उसका फाइनल रिजल्ट रिफ्लेक्शन के तौर पर दिखता है कि हाँ,
हमने जो मेहनत किया उसका आउटपुट फाइनली आ गया। तो रिजल्ट ये यहाँ का जो होता है वो वाकई किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन यह रियलिटी है। सेम हमने आईएसआई में जब मेहनत करना स्टार्ट किया, प्रॉपर वे में जब मेहनत करना स्टार्ट किया, तो 2024 में इसका रिजल्ट मीन्स रिफ्लेक्ट होकर के आया। सीधे 6 से हम कहां पर पहुंच गए, 13 स्टूडेंट्स को आईएसआई मिला। 2024 में 13 स्टूडेंट्स को आईएसआई मिला। फिर हमने और मेहनत किया तो 2025 में 17 स्टूडेंट्स को आईएसआई मिला। तो यह दिखलाता है हमारे अंदर कितना जुनून है, हमारे अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, हमारे अंदर मेहनत करने का कितना ज्यादा जज्बा है कि आपको आईएसआई पहुंचाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब बेहतर रिजल्ट आने लगते हैं तो बच्चे आने लगते हैं तो लोग सुस्त हो जाता है कि अब तो इतना कंटेंट है, इतना बच्चा आएगा तो कोई ना कोई तो बेहतर कर ही जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम जितना मेहनत पिछले साल करते हैं, पिछले साल किए होते हैं, उससे डबल मेहनत आने वाले साल के लिए करते हैं। तो 23 से ज्यादा मेहनत हमने, मीन्स 22 से ज्यादा मेहनत हमने 23 के लिए किया, 23 से ज्यादा मेहनत 24 के लिए किया, 24 से ज्यादा मेहनत 25 के लिए किया, 25 से ज्यादा मेहनत हमने 26 के लिए किया, 26 से ज्यादा मेहनत हम 27 के लिए कर रहे हैं। जो 27 के लिए बैच जैम के लिए ज्वाइन किया है उनको भली भांति से पता है। यानी ये क्या दिखलाता है, ये मैं इसलिए बातें किया कि ये हमारी कंसिस्टेंसी को दिखलाता है, हमारे हार्डवर्क को दिखलाता है, हमारा जुनून जो आपको आईआईटी पहुंचाने का है, आईएसआई पहुंचाने का है, सीएमआई पहुंचाना का है, उसको दिखलाता है। तो ऐसे साल निकलता गया, बच्चे बेहतर करते गए। फिर काफी बच्चे डीयू में गए, वहां से भी बेहतर किए, बीएचयू में गए, वहां से भी बेहतर किए। फिर मेरे पास कॉल आना स्टार्ट हुआ। अभी तक मैं आईएसएस का नाम नहीं जान रहा हूं, अभी तक मैं आईएसएस का नाम नहीं जान रहा हूं, ये एक हैरानी की बात है। फिर मेरे पास कॉल आता है कि सर आप प्लीज आईएसएस की भी प्रिपरेशन कराओ। आप करा सकते हो क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो जैम की ही तरह है, थोड़ा ज्यादा सिलेबस है, लेकिन आपका जो लेवल है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आप जो मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, जो आप गाइड करते हैं कि एग्जाम कैसे देना है, लास्ट टाइम में कैसे प्रिपरेशन करे, टेस्ट को कैसे देना है, टेस्ट में एक्यूरेसी को मीन्स कैसे मेंटेन करे, आप इतना सारा डीपीपी देते हैं, इतना सारा प्रैक्टिस मीन्स इतना सारा आप टेस्ट लेते हैं, तो मीन्स आप बेशक ही बेहतर कराओगे। जब आप जैम के लिए मेहनत इतना कर रहे हैं तो आप आईएसएस के लिए बेशक ही आप मेहनत कीजिएगा और हमारा आईएसएस आपके गाइडेंस में निकल जाएगा। लेकिन मीन्स समय अनुकूल नहीं हो पा रहा था, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंटेंट भी कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए एक टाइम चाहिए, एक टाइम इंटरवल चाहिए, ताकि जब बैच स्टार्ट हो तो हम उनको अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में हमने बैच स्टार्ट कर दिया और ना उनको हम प्रॉपर डीपीपी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना प्रॉपर टेस्ट ले पा रहे हैं, ना उनको प्रॉपर वे में गाइड कर पा रहे हैं, तो वो एक चीजें निगेटिव में जाने लगती है और वो ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है कि जितना माने जो मीन्स अब शशि सर पहले जैसा नहीं रहे या सुप्रीमम क्लासेस पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, जैम में मेहनत कर रहा है लेकिन आईएसएस में उतना मेहनत नहीं कर रहा है, तो ये एक आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, तो उससे मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। जब कोई सुप्रीमम क्लासेस पर ट्रस्ट दिखलाता है ना, पूरे विश्वास के साथ आता है, आंख बंद करके आता है, सुप्रीमम क्लासेस का उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि यह बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से। तो इसलिए हम इतना मेहनत कर देते, इतना कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो एकदम 100% सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं, इतना इससे तो ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। तो वो लोग आईएसएस के लिए बार बार फ्रिक्वेंटली मैसेज आ रहा था। काफी बच्चे ज्वाइन भी किए होंगे, शायद जो मैसेज कर रहा है वो भी ज्वाइन किए होंगे। 2023 में मैसेज आया, हमने इग्नोर किया, 2024 में आया, फिर हमने विचार किया कि हमें करना चाहिए, तो हमने इस स्टार्ट किया था 2024 में। यदि बच्चों को मालूम होगा तो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे पास कंटेंट नहीं था। तो फिर हमें लगा कि नहीं, ऐसा ना हो कि हम पर बच्चे विश्वास करके आए और उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाए। तो फिर हमने वहां से कंटेंट पर धीरे 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 स्मूथली काम करना स्टार्ट किया। सिलेबस ज्यादा है, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि सिलेबस क्या है, जैम से कैसे ये कनेक्टेड है। तो मैं पहले अपनी जर्नी बतला दूं आईएसएस वाली। तो फिर हमने कंटेंट इकट्ठा करना स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, कंटेंट कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि डीपीपी प्रोवाइड करना है, टेस्ट सीरीज लेना है,
क्योंकि जैसा हम फैसिलिटी जैम को दे रहे हैं, गेट को दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चा जब स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेगा तो वो इसी उम्मीद से ज्वाइन करेगा कि हमेशा जैम की तरह गाइड करेंगे, जैम की तरह डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, जैम की तरह टेस्ट सीरीज लेंगे, उसी लेवल का टेस्ट होगा, उसी लेवल का गाइडेंस होगा, उसी लेवल का जुनून होगा, उसी लेवल का डेडिकेशन होगा, उसी लेवल की कंसिस्टेंसी होगी। तो ऐसी तमाम बातें होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इंतजार किया कि हम जब देंगे बेस्ट देंगे, तो थोड़ा वेट किया जाए, लेकिन जब हो बेस्ट हो। तो इस बार हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था। हम टेस्ट सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिए थे काफी पहले से ही, तो इस बार हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। किसी ने वीडियो देखा होगा टेस्ट सीरीज का, तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम 20 टेस्ट देंगे। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम 20 ही टेस्ट देंगे। तो जैसे ही हमने बैच का अनाउंसमेंट किया, काफी बच्चे ज्वाइन कर लिए। हमें उम्मीद ही नहीं था कि इतने बच्चे ज्वाइन करेंगे, हमें काफी स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए। यानी हमारी उम्मीद से 10-20 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, वो भी फर्स्ट वीक में। तो हमने कहा कि यार बच्चों का ट्रस्ट माना, और सारे के मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे ही थे जिन्होंने पहले से मैसेज कर रखा था, वो स्टार्टिंग के ही फेज में ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दी है। इतने सारे बच्चों की तो उम्मीद ही नहीं थी हमें। तो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले थे 1 मार्च से, लेकिन हमने इसको स्टार्ट कर दिया 28 फरवरी से ही। दूसरी चीज, हमने उनको सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 के लिए बुलाया था, पेपर 3 4 के लिए नहीं बुलाया था। हमने सिर्फ ये कमेंट किया था कि हम पेपर 1 पेपर 2 लेंगे। हालांकि हमारा पेपर 3 पेपर 4 रेडी था, लेकिन वो सफिशियंट नहीं था कि मीन ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट नहीं थे। तो हमने सोचा कि हम पहले पेपर 1 पेपर 2 लेते हैं, और ज्यादा टेस्ट जब कलेक्ट हो जाएगा तो और हम ज्यादा मीन्स हम और ज्यादा आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो फिर ऐसे करते करते जब बच्चे ज्यादा आ गए, फर्स्ट वीक शायद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ही था, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए। तो हम कहे कि यार ये तो कुछ अजीब हो गया। तो अब मैं क्या किया कि जो मैं टेस्ट, एक नहीं होता कि टेस्ट बना है तो चलो इतना हो जाएगा, मोर देन सफिशियंट है, और एक आध दो टेस्ट और बन जाएगा पेपर 3 पेपर 4 का, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कि चलो हमने पेपर 3 का भी टेस्ट ले लिया, पेपर 4 का भी टेस्ट ले लिया, पेपर 1 2 के लिए तो हमने बोल ही रखा था। तो फिर जैसे बच्चे आ गए तो हम कहे कि अरे आप तो कुछ करना पड़ेगा मेहनत। तो फिर मैं वहां से और टेस्ट बनाने लगा, और हम टेस्ट बनाने में लग गए, दिन रात मेहनत करने लगे। वहां से मैं ऑन एवरेज यदि मैं मेहनत बतलाऊं, उस समय से 1 फरवरी से लेकर के अब तक मैं हर रोज, मुझे लग रहा है कि कम से कम 16, मैंने 16 नहीं, फिर भी हाँ 13 से 14 घंटा में मेहनत जरूर कर रहा हूँ हर रोज। और उस समय से उस समय के बाद से मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूँ, क्योंकि जैम का क्लास होती है 11 साढ़े 11 बजे क्लास इनकी समाप्त होती है। फिर इनके लिए डीपीपी देता हूँ क्लास के अकॉर्डिंग। पहले डीपीपी 2-3 लेक्चर के बाद मिलता था, एक साथ मिलता था, लेकिन अब जो जैम 2025 का बैच है, चाहे वो आईएसआई हो या फिर सीएमआई हो या फिर गेट हो या फिर सीएसआई या नेट जीआरएफ हो, वो क्लास के जस्ट बाद, यानी क्लास के जस्ट बाद ही डीपीपी जा रहा है, यानी हर एक क्लास वाइज डीपीपी जा रहा है। तो हमने इसमें भी मेहनत अपना बढ़ा दिया। तो मैं क्वेश्चन इनको दे करके 1 बजे सोने जाता हूँ, 5-6 बजे गर्मी के दिन में गांव में नींद खुल ही जाती है। फिर पूरे दिन क्वेश्चन और सिर्फ क्वेश्चन में ही टाइम जाता है, डीपीपी बनाने में, टेस्ट सीरीज बनाने में। और यह ऐसा मेहनत है जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, यह मैंने पर्दे के पीछे वाला मेहनत है। और यह मेहनत सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके सिलेक्शन में, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमने 5 टेस्ट ले लिया, मैं आपको दिखलाऊंगा। 5 का मतलब 20 टेस्ट, पेपर 1 का 5 टेस्ट, पेपर 2 का 5 टेस्ट, पेपर 3 का 5 टेस्ट, पेपर 4 का 5 टेस्ट, यानी हमने टोटल अभी तक 20 टेस्ट ले लिया। हर एक पेपर का 5 टेस्ट ले लिया, और हमने सिर्फ 5 टेस्ट के लिए ही बोला था, यानी 20 टेस्ट के लिए ही बोला था। लेकिन चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा आ गए, तो हमने कहा कि नहीं, इनका मैं 40 टेस्ट लूंगा। क्योंकि कुछ टेस्ट बने थे तो हमारे पास बैकअप में था, तो हम और टेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। तो अभी तक टोटल 8 सेट का टेस्ट बन चुका है। अभी तक टोटल 8 सेट का टेस्ट इनको मैं बना चुका हूं। और मैं इनको डीपीपी देने के लिए कुछ नहीं बोला था, इनको मैं अभी तक 10 डीपीपी दे चुका हूं। इसके अलावा
मैं इनको क्लास लेने के लिए नहीं बोला था, इनका मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट कराया, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स थे जो ये नहीं पढ़े। तो मैं सोचा कि इसको मैं कंप्लीट करा देता हूं, क्योंकि मेरे पास बेस्ट फैकल्टीज है। तो मैं सोचा कि मैं ये कंप्लीट करा देता हूं, बच्चों ने मेरे पर ट्रस्ट दिखलाया है, तो फीस मायने नहीं रखता है। जो इनका ट्रस्ट है, जो सुप्रीमम के प्रति जो इनका विश्वास है, यही मेरे लिए बहुत है। तो मैं इनका न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट कराया। कंप्यूटर भी ये प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इनका मैं कंप्यूटर का क्लासेज कंप्लीट कराया। अभी लीनियर मॉडल का क्लासेज चल रहा है। तो हमने उम्मीद से क्या किया, ज्यादा प्रोवाइड किया। हमने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम उम्मीद से हमेशा ज्यादा ही प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने उम्मीद से इनको ज्यादा ही प्रोवाइड किया। और सेम 27 के लिए होगा। जब 27 के लिए आईएसएस का बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगी, किस तरीके से डीपीपी मिलेगा, टेस्ट सीरीज कितना होगा, और अभी तक जो मार्केट में बच्चे क्यों ट्रस्ट है, हम हमें मैसेज क्यों किया, जबकि मार्केट में कोचिंग है, मार्केट में कोचिंग है। पहली चीज की उनका फीस ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, वो डीपीपी और टेस्ट नहीं प्रोवाइड करते। जैसे कि पहले जैम में था 2021 के पहले, 2020 के पहले सिर्फ सब पढ़ाते थे, डीपीपी टेस्ट सीरीज ये उनके डिक्शनरी में नहीं था, हमने उसको डिक्शनरी में ऐड किया। वो सिलेबस कंप्लीट करा करके सो जाते थे, हम सिलेबस कंप्लीट करा करके 10 गुनी एनर्जी के साथ लग जाते। हर जगह यही पैटर्न होता है, हर कोचिंग में, चाहे जेई का हो या कहीं भी जनरली यही कंसेप्ट होता है कि सिलेबस कंप्लीट करा दिया, मेरा काम समाप्त। बाकी अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितना मेहनत करते हैं, उनको क्रैक करना है, मेहनत करना है, नहीं करना है, सब कुछ स्टूडेंट्स पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस चीज की कमी में जेई के प्रिपरेशन करते समय फील किया था कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट करा करके नहीं छोड़ना चाहिए। असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहीं से स्टार्ट होती है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, कि जो कुछ हमने सीखा है उसको दिमाग में कैसे रखे। क्योंकि 3 आवर्स में मेरा सब कुछ कंप्लीट, मैं सब कुछ क्लिक करना चाहिए ना, जितना हमने सीख रखा है सब कुछ क्लिक करना चाहिए, वो भी फास्टली क्लिक करना चाहिए। समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो एकदम एकदम फास्ट क्लिक करना चाहिए। तो उसके लिए किस तरीके से क्या करें, किस तरीके से एनालिसिस करे, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स का रिकॉल करे, किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न बनाए, हर एक तरीके से हम बच्चों को गाइड करते हैं। जिसका जैम में आपको रिजल्ट दिख रहा है, गेट का आपको को रिजल्ट दिख रहा है, आईएसआई का आपको को रिजल्ट दिख रहा है, सीएमआई का आपको रिजल्ट दिख रहा है, सेम आईएसएस का भी रिजल्ट 2027 में दिखेगा, इसी पैटर्न से दिखेगा। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हम 10 गुने एनर्जी के साथ लगते हैं, 10 गुने एनर्जी के साथ। जितना एनर्जी हम सिलेबस कंप्लीट करने में देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी उसके बाद हम देते हैं एग्जाम के दिन तक। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद से लेकर के हमारा मेहनत 10 गुना स्टार्ट हो जाता है, और एग्जाम के दिन तक हम उतना कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहते हैं। जो जो जैम की हमारे पास प्रिपरेशन की है या आईएसआई की प्रिपरेशन की है, उनको अच्छे से पता है कि नहीं, हमने मीन्स यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक अलग ही एनर्जी आ जाती है शशि सर के अंदर, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। एकदम दिन रात ऑडियो मैसेज भेजना, मैसेज करना, ये करना, वो करना, ऐसे करो वैसे करो, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो एक वो भी कमी बच्चों को फील हो रही है कि सर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें छोड़ दिया जा रहा है। दूसरा, हमें प्रॉपर डीपीपी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ही डीपीपी का कंसेप्ट अप्लाई किया था, तो चलो हम आईएसएस में भी आपको डीपीपी देंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे, भर भर के टेस्ट सीरीज लेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। आप बहुत मार खाए भी हो, ये भी मुझे पता है। जैम की तैयारी किया, निराशा हाथ लगी, आईएसआई की तैयारी किया, निराशा हाथ लगी, ड्यू में गए, प्लेसमेंट की तैयारी किया, फिर भी निराशा हाथ लगी, या प्लेसमेंट भी हुआ तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या बेहतर भी प्लेसमेंट हुआ तो एक अंदर से लग रही कि किसी भी माने कुछ तो ऐसी चीजें जिसकी कमी है। या आप आईआईटी में भी चले गए जैम निकाल करके, वहां भी लग रहा है यार किसी चीज की तो कमी है, हमें जॉब मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक कमी सा महसूस हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि अभी मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। ऐसा लगता है, जैसे मुझे लगता है मैं इतना बेहतर रिजल्ट देता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं और बेहतर कर सकता हूँ। यही जुनून मुझे मेहनत कराता है, यही मेरा मोटिवेशन का पार्ट है कि नहीं, मैं और बेहतर कर सकता हूँ, और बेहतर करने के लिए भी बहुत कुछ मेरे पास है। और यही
मुझे मेहनत करने के लिए पुश करता है और मैं मेहनत करता हूं। तो ऐसे मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है कि हाँ मैंने कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स, लेकिन मार्केट में उनको बेहतर फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब समय आ गया है, अब सुप्रीमम क्लासेस पूरी तरीके से रेडी है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी आईएसएस के बारे में कि यूपीएससी आईएसएस है क्या। तो पहली चीज की यह जॉब बेहतरीन है। अब क्योंकि सर इसमें पैकेज कम है, तो मैंने उतना सैलरी नहीं मिलता है, इसमें उतना सैलरी नहीं मिलता जितना कि प्राइवेट जॉब में मिलता है। ये काफी लोगों का कंसर्न होता है। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। दूसरा ये भी होता है कि मीन्स एक नहीं होता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक ये भी होता है किसी के साथ साथ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दूसरा ये भी होता है कि अब पढ़ने का मन नहीं है, बहुत पढ़ लिया, ठीक है, बहुत पढ़ लिया, चलो इधर भी तो मैं काम चल ही रहा है ना, मैं खुश हूँ। तो एक ये भी होता है, ठीक है ना। और कई लोगों का फेलियर सबसे बड़ा रीजन होता है, फेल 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 फेल, अभी तक फेलियर 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 ही चल रहा है। तो कोई नहीं, आईएसएस आपका ही इंतजार कर रहा है। जब आपने यहां तक मेहनत किया तो एक कदम और सही, एक कदम, बस एक कदम दूर हो आप सफलता से, और आप फोड़ के रख दोगे। और जब भी होगा आपके साथ बेहतर ही होगा। आईएसएस के अलावा और क्या ऑप्शन है, मैं इस पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसी की बात कर लूं। पहला कि ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबिलिटी है, ये सबको पता है। दूसरा ऐसा नहीं कि पैकेज कम है, मैं सैलरी कम है, सैलरी अच्छी है भाई। क्लास 1 माने ग्रुप ए का आपको जॉब मिलेगा, गैजेटेड ऑफिसर आप बनोगे। और स्टार्टिंग में आप बाद की चीजों को देखोगे, समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, प्रमोशन होता जाएगा, वर्कलोड कम होता है। ये यहाँ थोड़ा रिवर्स होता है, ठीक है ना। आपका वर्कलोड कम होगा और प्रमोशन होगा और पैकेज सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा और वर्कलोड कम होगा। यहाँ पर थोड़ा रिवर्स होता है, गवर्नमेंट जॉब में रिवर्स होता है। जैसे जैसे आपका एज होता है प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है तो आपका ग्रेड पे लेवल बढ़ता है, ग्रेड पे लेवल बढ़ता है मीन्स आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। तो हर एंगल से यह बेहतरीन जॉब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट आपका मन करना चाहिए कि नहीं मुझे और बेहतर करना है कि नहीं करना, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। काफी लोग फ्रेशर्स है, उनको इसके बारे में जानना है। तो यही आपका जो आपको थोड़ा बहुत बतलाया, इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और यह एग्जाम हर एक साल होता है। यह एग्जाम एसएससी की तरह नहीं है कि एक बार वैकेंसी लगा निकाल करके दूसरी बार भूल गया, नहीं, यह हर एक साल होता है। जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हर एक साल होता है, ऐसे ही यूपीएससी आईएसएस का एग्जाम आपका हर एक साल होता है। और इसका एग्जाम जनरली हर एक साल जून मंथ में होता है, और जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी मार्च में हर एक साल आ जाता है। फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन हर एक साल आ जाता है, और जून मंथ में इसका एग्जाम होता है। टोटल इसका एग्जाम का पैटर्न जो है, जो इसका एग्जाम का पैटर्न है, इसमें 4 पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, और 2 पेपर होता है जनरल मींस एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक पेपर आपका जनरल स्टडी का होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं ताकि सब कुछ कवर हो। यूपीएससी आईएएस का नाम सुनते ही सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, क्या मैं एलिजिबल हूं। तो जो स्टैटिस्टिक्स में बीएससी कर रहा है, और वैसा बीएससी स्टैटिस्टिक्स में कि आपका हर एक सेमेस्टर में स्टैट्स का सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आप स्टैटिस्टिक्स से बीएससी कर रहे हैं और 2 सेमेस्टर आपने स्टैट्स पढ़ा ही नहीं, तो आप एलिजिबल नहीं हो। नोट में अच्छे से लिखा है, जब आप उसके ब्राउजर में जाइएगा तो क्लियर कट लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स में आपका बीएससी हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक या 2 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ो ही ना, आपको स्टैटिस्टिक्स हर एक ईयर पढ़ना है, हर एक साल आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स मींस आपका जो बीएससी होना चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, दूसरा, यदि किसी का बीएससी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में नहीं है, ऐसे भी काफी स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका बीएससी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर लो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आपका अब एमएससी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो आप यूपीएससी आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। इसमें किसी को पूछना है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी को पूछना है? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एज का लिमिटेशन है कि आपकी एज जनरल कैटेगरी से हो तो 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी सिलेक्शन प्रक्रिया तक, या एप्लीकेशन का उसमें लिखा रहता है, देखना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जब जाओगे ना फिलअप करने के लिए, ब्राउजर जब पढ़ोगे तो वहां लिखा रहता है कि आपकी एज ना यहां तक 32 हो जाना चाहिए। वो एक डेट मेंशन करता है कि यहाँ आते आते, जैसे आपका 31 एज में हो तो आप 32 में इंटर करोगे, तो इस डेट तक 32 एज आपका होता है तो आपको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी 32 तक ही आपका एज है, उसके पहले आप लगातार अटेम्प्ट। हाँ सर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होता है सर? नंबर और अटेम्प्ट करना मतलब कि जैसे कि यूपीएससी आईएसएस में जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट है, आप कभी भी 5 अटेम्प्ट दे सकते हो 32 एज के पहले। जैसे कि 22 में भी दे दो, 23 में भी दे दो, 24 में भी दे दो, 25 में भी, 26 में भी, तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया यूपीएससी आईएसएस में। तो उसी से स्टूडेंट्स इसमें भी कंपेयर करता है कि हम हर एक साल एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 5 बार एग्जाम दे लिए, लगातार 5 साल हमने एग्जाम दे दिया तो हमारा मीन्स अब हम एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते अगली बार, ऐसा नहीं है। आप इसमें हर एक साल लगातार एग्जाम दे सकते हो, 32 एज तक आप हर एक साल एग्जाम दे सकते हो। क्लियर हो गया? साल में एक ही बार फॉर्म आता है, 2 बार नहीं आता है। क्लियर है नंबर ऑफ अटेम्प्ट का मतलब यहां पर? यस सर। ठीक। इसके बाद सिलेबस, मैं आपको सिलेबस ओपन करके दिखलाता हूं, ठीक है ना। सिलेबस इसका क्या है, तो इसका सिलेबस आपका ये है। ये आपका सिलेबस है, यहां से स्टार्ट होगा, ये नहीं है, यहां से स्टार्ट होगा। ये पेपर 1 का सिलेबस है, 4 पेपर होगा। मैं एग्जाम का पैटर्न भी साथ साथ ही डिस्कस कर दूंगा। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और ये 2 आवर्स का एग्जाम होता है। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसका जो मीन्स ये हो गया निगेटिव मार्किंग 1/3 या 1 मार्क्स होता है निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। मैं निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो ये है, तो ये आपका 80 मार्क्स का, सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे, 2 आवर्स का एग्जाम होगा और टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्लियर है? यहां पर मैं बात ये भी करूंगा कि इसमें कितना मार्क्स सेफ रहता है, पेपर 1 में कितना मार्क्स सेफ रहेगा आपके लिए। तो पहले सिलेबस, ये प्रोबेबिलिटी है वही है जो आपने जैम में पढ़ा है। ये टोटल जैम का सिलेबस है, टोटल सिलेबस जैम का है। और जैम और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो जैम में सिलेबस कम है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ज्यादा हाई है। उस जो जैम में क्वेश्चंस आता है वो मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट आता है, एक ही क्वेश्चंस में कई कंसेप्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वन लाइनर कंसेप्ट होता है। इसमें मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट क्वेश्चंस नहीं होता है, वन लाइनर होता है। एमजीएफ पूछेगा तो सिर्फ एमजीएफ का ही कंसेप्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें किसी और टॉपिक्स का कंसेप्ट लेकर के आ जाएगा। तो इसमें वन लाइनर कंसेप्ट होता है, तो इसलिए यह एग्जाम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि आप एआई की हेल्प से आईएसएस की प्रिपरेशन इजीली कैसे कर सकते हो। एआई की हेल्प से आप आईएसएस की प्रिपरेशन इजीली कैसे कर सकते हो और अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हो। और उसके साथ आपको और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, उसके साथ आप क्या करोगे एक्स्ट्रा, कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट कैसे दोगे, कंसेप्ट्स को कैसे दिमाग में स्टोर करके रखोगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये है, तो आपका ये आपका सिलेबस हो गया पेपर वो, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है अभी। इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिकल मेथड ये भी है आपका। तो ये भी थोड़ा बहुत आप पढ़े रहते हो, इधर उधर थोड़ा बहुत आप पढ़े रहते हो। तो
यदि कोई गेट की प्रिपरेशन किया है तो वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, या फिर आप मास्टर्स जब आप बीएससी कर रहे हैं तो वहां किसी का सब्जेक्ट होता है, किसी का या एमएससी में सब्जेक्ट होता है। यदि कोई एमएससी कर रहा है और कोई कहेगा सर मैं बीएससी के मीन्स बीएससी स्टाइल से हूं तो मैं अभी से लग जाऊं, मेरे अकॉर्डिंग आप जैम की तैयारी करो पहले, ठीक है, मेरा मानो जैम की तैयारी कर लो, मास्टर्स कर लो, इसके बाद आईएसएस में लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो सारे एमएससी वाले बैठे रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सारे एमएससी वाले एक में ही बीएससी करके आया, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक है ना। और सामने वाले पर भी चीजें वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो इंटरव्यू लेता है ना वो भी देखता है कि लड़का मीन्स एमएससी करके आया और उनको बेहतर कैंडिडेट चाहिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, मीन्स स्टैटिस्टिक्स का उनको बेहतर कैंडिडेट चाहिए, तो एक वहां भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आप मास्टर्स कर लो, जैम की तैयारी करो प्रॉपर, जैम निकले ना निकले बात की बात है, नहीं निकल रहा है तो DU-BHU से कर लो, वो भी नहीं निकल रहा तो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर लो और आईएसएस में लग जाओ, लेकिन हाँ जैम में मेहनत करो। यदि आप जैम में मेहनत करते हैं तो आईएसएस का एग्जाम आपको बहुत इजी लगेगा और वही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखते ही होंगे जो आपने सिलेबस कवर कर रखा है। रही बात जिसका सिलेबस कवर नहीं है, कोई नहीं, वन लाइनर ही है, कुछ ज्यादा तो है नहीं इसमें, वन लाइनर ही चीज है, तो आप सिलेबस कंप्लीट कर करके क्वेश्चन दनादन लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल नहीं है। डिफिकल्टी लेवल होता तो वो एक बात समझ में आती, क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बिल्कुल वन लाइनर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आप समझ भी रहे हो कि आईआईटी जैम में 3 आवर्स में 60 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 2 आवर्स में 80 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस बात है कि पेपर का लेवल क्या होगा, मीन्स जैम से काफी ज्यादा डाउन रहेगा, काफी ज्यादा डाउन रहता है। तो ये आपका ये हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो ये हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी वो सब क्योंकि कम टाइम में 26 वालों के लिए मैं बतला रहा हूँ, ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, तो ये पेपर 1 का सिलेबस है। यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक सेक्शन से यहां से आपका 20 क्वेश्चंस आएगा, यहां से आपका 20 क्वेश्चंस आएगा, यहां से आपका 20 क्वेश्चंस आएगा, और यहां से आपका 20 क्वेश्चंस आएगा। कहने का मतलब कि आप यह समझ करके मीन्स आप लापरवाही कर दोगे कि नहीं यार चलो ठीक है हमारा 3 पेपर तो अच्छा है ना, हम 3 करके जाते हैं बाकी छोड़ देंगे, तो 5-6 क्वेश्चंस की बात नहीं है कि आप छोड़ दोगे, बात 20 क्वेश्चंस की है। और 2 आवर्स ही है हमारे पास, 2 आवर्स ही है। तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस क्या होंगे, देखो टिक करो वाले होंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको देखो टिक करो है, देखना है टिक करना है, पेन भी नहीं चलाना है, देखना है और टिक करना है। तो ऐसे 20 में से यदि आप 12 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जबकि 20 का 20 हो जाएगा, यदि आप पढ़ लोगे मन से, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, एक एक चीज को पढ़ लोगे, तो 20 का 20 क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। सेम कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में भी आपसे 20 का 20 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, टाइम को बचाएगा, ये आपके टाइम को बचाएगा। 30 सेकेंड किसी किसी क्वेश्चन में लगेगा, इसमें भी किसी किसी क्वेश्चन में 30 सेकेंड लगेगा। तो आपको हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ना है, ये नहीं कि चलो हमने सिर्फ जैम का ये पढ़ रखा है चलो हम इसी पर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हो, नहीं, सबका वेटेज यूनिफॉर्म है। एक ये होता है कि चलो यहाँ से 40 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहा है, या यहाँ से 10 यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहा मीन्स आ रहा है, तो थोड़ा बात भी समझ में आती है कि चलो भाई इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देते। जैसे कि स्टूडेंट्स जैम किल में क्या करता है, वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ता है, उतने मन से नहीं पढ़ता है, क्यों, क्योंकि वहां से एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए वो वेक्टर स्पेस में उतनी एनर्जी नहीं लगाता है जितना कि लगाना चाहिए। यदि वही वहां से 5 क्वेश्चन आता तो किसी स्टूडेंट का वेक्टर स्पेस वीक होगा, कदापि नहीं होगा, हर कोई पढ़ेगा।
क्योंकि 5 क्वेश्चन जैम में मैंने रखेगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन की बात नहीं है कि आप छोड़ दोगे, 20 क्वेश्चन आ रहा है हर एक सेक्शन से। तो आपको अच्छे से पढ़ना है हर एक टॉपिक को। तो अभी तक मीन्स जो टॉपर्स वगैरह का देखा जाए तो मीन्स अभी तक जो इसमें मार्क्स आ रहा है ना 130 से 145 के रेंज में आ रहा है, या 135 मीन्स 145 के रेंज में आ रहा है। जो अभी सिलेक्शन जिनका हो रहा है उनका स्कोर इस पेपर में 130 से 145 के रेंज में आ रहा है। और मेरा क्या टारगेट है, सुप्रीमम क्लासेस का टारगेट है कि यह रेंज 165 से या 160 से 180 के रेंज में जाए, ये सुप्रीमम क्लासेस का टारगेट है। इसलिए हम पेपर 1 में 30 टेस्ट लेंगे। इस बार तो टाइम की कमी थी, उतना टाइम भी नहीं था, फिर भी हम एक पेपर का कितना टेस्ट ले रहे हैं, एक पेपर का 10 टेस्ट ले रहे हैं। ये कम नहीं है, एक पेपर का इतने कम टाइम में 10 टेस्ट लेना ये किसी भी एंगल से कम नहीं है। पेपर 1 का 10 टेस्ट, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और इंग्लिश और जीएस का भी हम टेस्ट ले रहे हैं। वो तो हमने बोला नहीं था, हम फिर भी टेस्ट ले रहे हैं ताकि इन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। हमारी तो कोशिश यही है, फिर भी देखते हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, बच्चे भी अपनी तरफ से पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं। तो ये हो गया, तो हमारा टारगेट ये है। पेपर 1 और पेपर 2 में अपने मार्क्स टाल लिया ना तो सिलेक्शन होने का चांस आपका 99% हो गया। सब्जेक्टिव में कम भी मार्क्स आएगा चलेगा, आपने पेपर 1 पेपर 2 में मार्क्स को टाल लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। और 1 लाइनर क्वेश्चन है, यदि कोई जैम की तैयारी किया है, मेहनत किया है, जो सीवीटी के लिए भी मेहनत किया है ना, उसके लिए भी आईएसएस का पेपर इजी ही लगेगा। जो टॉपिक्स आपका कवर है उसके क्वेश्चंस को आप देखना वो कितना इजी लग रहा है। जो टॉपिक्स कवर नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो कवर है अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको क्वेश्चंस इजी लगेगा, सीवीटी से भी क्वेश्चन इजी लगेगा, तो सिलेक्शन के चांस क्या है आपका मैक्सिमम है। यानी आप इसको इजीली कर सकते हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन 2 आवर्स में बेहतर कैसे करके आना है ये मैं आपको बतलाऊंगा, कि आप 2 आवर्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करके आओगे, इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। जैम 2024 का रिजल्ट देख लेना, कितने बच्चों ने स्कोर किया था। 20 स्टूडेंट्स ने 70 स्कोर किया था सुप्रीमम क्लासेस, जबकि उसके पहले भी कई बार इजी पेपर आया है, लेकिन कभी नहीं हुआ। 2019 में आया है, 17 में आया है, 16 में आया है, लेकिन कभी नहीं हुआ। 2024 में हो गया, क्यों? क्योंकि मैं उस तरीके से गाइड कर रहा था कि स्टूडेंट्स फाड़ के आ गए। तो सेम आपका इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये है आपका पेपर 1, ये आपका पेपर 1 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है ना? ठीक, ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 2 में ये लीनियर मॉडल है, इसको भी आप पढ़ ही रखे हो, ठीक है ना। इसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये आपने जैम में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, गेट वाला सिलेबस कर लोगे तो पूरा का पूरा ये आपका इन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये आपने नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए अपडेट रहना पड़ता है। ये चीजें करेंट से रिलेटेड होती है, काफी चीजें करेंट से भी रिलेटेड होती है, तो इसमें अपडेट होना पड़ता है। तो इसका भी हम अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी ये तो चीजें हो ही जाती है आपका, ये आपका जैम गेट के प्रिपरेशन के साथ ही ये कंप्लीट हो जाता है, या आईएसआई के प्रिपरेशन के साथ ही, जैम गेट आईएसआई के प्रिपरेशन के साथ, सीवीटी के प्रिपरेशन के साथ ये और ये सब कंप्लीट हो जाता है। बच गया ये, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा केवल मेहनत करना, बस। इसमें 3 ही टॉपिक्स है, तो यहां से क्वेश्चंस आपका करीब करीब 40 प्लस रहता है, यहां से 40 से 50, यानी यहां से क्वेश्चंस 50 to 60 के रेंज में रहता है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आपका 20 के रेंज में रहेगा, 20 यानी 15 से 20 के रेंज में रहेगा, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस के रेंज में रहेगा, ठीक है ना। और लीनियर मॉडल से भी आपका क्वेश्चंस यही रहेगा, यानी कितना हो रहा है, यहाँ से 40 क्वेश्चंस हो रहा है ना, यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चंस का रेंज होता है, कभी कभी ज्यादा भी दे देता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ज्यादा करेगा तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देगा, और वहां पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देगा, तो वो टोटल 80 क्वेश्चंस हो जाएगा। तो इसमें भी हर एक यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट।
यानी आप किसी भी यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसमें जितना ज्यादा मार्क्स खींचिएगा, इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। वहां कम भी मार्क्स आएगा फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पर्सनालिटी टेस्ट के भरोसे क्यों बैठना है? आप रिटेन में ही इतना मार्क्स खींच दो कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपको वो मिनिमम से मिनिमम मार्क्स भी दे, फिर भी आप कट ऑफ को पार कर जाओ, क्योंकि सबके मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनता है। तो ये है आपका पेपर 2। तो इसमें भी 80 क्वेश्चंस रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होता है, इन्फ्रेंस वाली चीजें, क्योंकि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को टच करता है। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाली चीजें थी तो थोड़ा पेन चलाना पड़ता है। तो इसका जो रेंज होता है ना स्टूडेंट्स का मार्क्स का, क्योंकि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, देखो टिक कर रहा होता है, ठीक है ना, उतना मीन्स दिमाग नहीं लगाना होता है। तो इसमें जो रेंज होता है ना स्टूडेंट्स का, 140 से 150 मीन्स 160 तक लेकर के वो चले जाते हैं, इतना वो रेंज लेकर के चले जाते हैं। तो इसमें भी हमारा टारगेट है, सेम टारगेट है, 160 से 190 इसमें टारगेट है, क्योंकि आप इतना मार्क्स खींच सकते हो। 170 कर लो, 170 टू 190 इसमें टारगेट आप खींच सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्फ्रेंस का मेमोरी बेस्ड रहता है। यदि आपने जैम की तैयारी किया है, आईएसआई की तैयारी किया है, गेट की तैयारी किया है, सीएसआई या नेट जेआरएफ की तैयारी आपने किया है, तो आपको सिर्फ देखो टिक करो, देखो टिक करो करना है, और उसका डिफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए आपको गाइड करेंगे, इसके लिए एआई को किस तरीके से यूज करना है, हम आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो वो सब कुछ मिला जुला करके क्या हो जाएगा, अब और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगा। जब एआई नहीं था तो अकेले मेहनत हम कर रहे थे, अब एआई आ गया तो अब एआई को जोड़ दो और सुप्रीमम क्लासेज के मेहनत को जोड़ दो, दोनों के मेहनत को जोड़ दो, एआई की टेक्नोलॉजी और सुप्रीमम क्लासेज का मेहनत और आपका मेहनत, यानी तीनों का मेहनत, आप बूम कर जाओगे। आप आराम से इस टारगेट को अचीव कर लोगे, क्योंकि एआई आ गया तो अब इस टारगेट को अचीव करना और ज्यादा आसान हो गया। दूसरा, सुप्रीमम क्लासेस इसमें अब पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब यह स्कोर इजीली गेन हो जाएगा। इजीली मींस आप इजीली इतना स्कोर अचीव कर लोगे, इतना स्कोर आप इजीली एग्जाम में जाकर के लेकर के आ जाओगे, क्योंकि हम आपका इतना टेस्ट ही ले लेंगे कि वहां पर एक भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं जो आपको नया लगेगा। देखो टिक करो, देखो टिक करो, देखो टिक करो, देखो टिक करो वाली कहानी होगी, क्योंकि वन लाइनर डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन क्लिक करेगा, माने वो टकराएगा, जैम की तरह नहीं है। तो ये आपका पेपर 3 हो गया, ठीक, सॉरी पेपर 2 हो गया, ये है पेपर 3। अब ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव वाला गया, तो इसमें 12 13 14 15 माने मन के ऊपर है, तो उतना ये क्वेश्चन देता है जिसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट करके करना होता है, सारे क्वेश्चंस नहीं करना है। सपोज दैट कि 18 क्वेश्चन दे दिया, तो कहेगा कि 18 में आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस करना है, या यदि आपको 10 क्वेश्चन देगा, 12 क्वेश्चन देगा, तो 12 में कहेगा कि 12 में कोई भी 5 क्वेश्चंस करना है। अब उसके कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन देगा तो उसके अब कई सारे पार्ट होंगे और उसको लिखना है। तो यहाँ पर लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर में विचार होता है, आपका थॉट्स होता है, और वो थॉट्स जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी अच्छा लगे, तो आपका मार्क्स कट हो जाता है। इसमें मार्क्स कट नहीं होगा, यदि आपने लिख दिया सही सही तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो शायद पिछले साल या पिछले साल का टॉपर, इसमें वो ना तीनों टॉपिक्स, इसमें 3 टॉपिक है, एक सैंपलिंग है, इकोनोमेट्रिक है और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। तो जो पिछले साल का टॉपर था उसने यह सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि चॉइस होता है ना, ये यहाँ पर क्या है, चॉइस है ना, इस पेपर में क्या है आपका चॉइस है, यहाँ पर चॉइस है कि हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, हमें उनमें से कोई भी 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप एक टॉपिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन हम तीनों को कंप्लीट करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहां से क्वेश्चंस इजी रहा तो हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे ना। यदि हम तीनों सेक्शन कंप्लीट करके जाएंगे
यदि हम तीनों सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो हर एक सेक्शन से तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी ही क्वेश्चन आएगा। और इसमें जैम लेवल का क्वेश्चन कतई नहीं आएगा, आईएसआई लेवल का क्वेश्चन कतई नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आईएसआई लेवल का क्वेश्चन देगा, नहीं, वो कोई पूछा हुआ है, माने मीन्स सिंपल ही क्वेश्चंस रहेगा, बस आपको ढंग से लिखने आना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा, आपको ढंग से लिखने आना चाहिए। तो इसमें से आप टॉपिक सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह आप पढ़ते हो काफी, जो जो मीन्स बीएससी की है अच्छे से, वहां बीएससी के सिलेबस में होगा। अब मास्टर्स के सिलेबस में इकोनोमेट्री होता है, कहीं कहीं बीएससी में भी इलेक्टिव का जहाँ कंसेप्ट होता है ना वहां भी होता है, लेकिन मास्टर्स में ये होता है, वहां भी इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, कि हाँ किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, उस टाइप से होता है। कहीं कहीं कोर्स सब्जेक्ट भी होता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन है। तो जिनको यूपीएससी की तैयारी करना होता है, यानी यूपीएससी आईएसएस की तैयारी करना होता है, तो वो इकोनोमेट्रिक जरूर सेलेक्ट करता है, वो वहीं पर पढ़ लेता है। मास्टर्स करते टाइम ही ये इस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ लेते हैं, और इसमें सिर्फ लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर आपका ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में क्या है, टाइम सीरीज वगैरह है, आपका क्या क्या है इसमें, इंडेक्स नंबर, प्राइस, रिलेटिव क्वांटिटी, कंपोजिट, ये सारी चीजें है। आपका स्पेक्ट्रल एनालिसिस, डिस्कस, एस्टिमेशन, ये सारी चीजें, टाइम सीरीज वगैरह है, ठीक है ना, ये सारी चीजें है। तो ये माने आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीमम क्लासेस ये तीनों टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कराएगा। हम सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। तो ये 3 आवर्स का एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो यदि किसी का पेपर में मान लो कि 140 मार्क्स आता है पेपर 1 में, 130 मार्क्स आता है पेपर 2 में, तो कितना हो गया, इतना। और यदि चूंकि ये पेपर 3 है तो मान लेते हैं हम मिनिमम ही मार्क्स मान गए, ये मैं मिनिमम लेके ही चला हूं। यदि हम मिनिमम मार्क्स इसमें 130 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 400 हो गया। अब पेपर 4 आपका ऑप्शनल होगा। तो इसमें इसमें टोटल 7 टॉपिक है, 7 में से कोई भी आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी 2 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी 2 से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आएगा 7 को एक साथ क्वेश्चन, आपको किसी भी 2 टॉपिक को सिलेक्ट करना है और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सिलेक्ट करता है, मैक्सिमम मैंने वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, वो आपके एक तो ये है आपका जिसका लीनियर अलजेब्रा अच्छा होता है, मैट्रिक्स वगैरह वाली चीजें अच्छी होती है, तो ये कंप्लीट कर लेता है। तो ये तो मैं इस बार पढ़ा रहा हूँ, आईएसएस वालों को मैं इस बार पढ़ाऊंगा, जो 2026 का एग्जाम दे रहे हैं ना, मैं उनको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ऑप्शनल। बाकी और भी टॉपिक्स है, कोई कोई चूज करता है, कोई कोई ये माने ये पहला टॉपिक कोई नहीं चूज करता है, ठीक है ना, ये जो पहला टॉपिक है ना इसका, ये कोई नहीं चूज करता है, बच गया ये, हाँ ये वाला चूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई ये चूज कर लेता है, कोई ये चूज कर लेता है, माने किसी भी 2 को सिलेक्ट करना है, कोई ये करता है, कोई ये करता है, कोई ये करता है। तो एक बार केवल टॉपर मीन्स एक बार केवल एक ने निकाला है, इसको सेलेक्ट मीन्स इसको चूज करके, कंप्यूटर को चूज करके, कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटिंग विथ C&R, इसको चूज करके मैं ये और मल्टीवेरिएट को चूज करके वो आईएसएस एग्जाम को क्रैक किया है। शायद सिर्फ एक है जहां तक मुझे पता है, और भी होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमें जहां तक पता चला है कि सिर्फ एक ही है। तो कोई शायद ही इसको सिलेक्ट करे, बाकी माने जिसका अच्छा है तो वो काफी बेहतर है, जिनका यह अच्छा है बहुत बेहतर, आप पटाख से क्वेश्चंस करके निकल जाओगे। और जिनका अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी, यानी आपका 2 तो सिलेक्ट रिजेक्ट हो गया, पहला और लास्ट, तो बच गया 5 में से आप किसी 2 को सिलेक्ट कर लो। इसमें हम कैसे कराएंगे, तो इसमें वोटिंग कराया जाएगा, किसको माने कौन कौन सा पेपर चूज करना है। तो जो फ्रेशर्स होंगे हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप ये पेपर चूज करो, आपसे इजीली हो जाएगा, हम इसकी तैयारी आपकी बेहतरीन वे में करा देंगे। यदि कोई तैयारी कर रखा है पहले से, जो ड्रॉपर है 1-2 अटेम्प्ट दे रखा है,
तो वो तो जो लिए है उसी को लेकर के आगे बढ़ो, उसी में आप बेहतर करो। लेकिन जो फ्रेशर्स है, जो पहली बार आईएसएस एग्जाम देंगे, वो अभी तैयारी स्टार्ट कर मीन्स अभी जस्ट तैयारी ही स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे अकॉर्डिंग पेपर को चूज कर सकता है और हम उसमें आपको गाइड करेंगे, तो वो आपसे कंप्लीट हो जाएगा। भले आप पहले पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, कोई मायने नहीं रखता है। हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो एक एक चीज आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें चूंकि ये ऑप्शनल है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचा जाता है। यह ऑप्शनल है तो आपका इसमें क्या आएगा, इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा। करीब 200 में कोई 160 मार्क्स लेकर के आता है, कोई 170 मार्क्स लेकर के आता है, इस टाइप से मार्क्स आता है, 150 मार्क्स आता है। तो यह एग्जाम क्वालिफाई करना चैलेंजिंग नहीं है। सिलेबस ज्यादा है, मैं मानता हूं कि सिलेबस ज्यादा है, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे सिलेबस को कंप्रेस करना है। मेरा काम क्या है, यही तो मेरा काम है, सिलेबस को कैसे कंप्रेस करना है, ये मैं आपको गाइड करूंगा और आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। तो ये है सिलेबस के बारे में। इसमें और किसी को कुछ पूछना है? यहां तक क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आ गया, साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एआई का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर जो भी कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चंस का लेवल है वो वन लाइनर है, जैम की तरह नहीं है। हाँ, जैम में आप बेसिक चीजों को सीखने के लिए एआई का यूज कर सकते हो, कोई डिफिनेशन सीखना है उसके लिए आप एआई का यूज कर सकते हो, उसके पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब ना आप एआई से पूछोगे। जो जैम की अब कोई किसी के क्वेश्चन में सब में जैम भी तो कर सकता हूँ एआई से। तो क्या है कि जैम जब आप तैयारी करते हो तो आप फ्रेशर होते हो, आपको हर एक चीज का नॉलेज अभी नहीं होता है। दूसरा, अभी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को एक्सप्लेन कर दे। हाँ, यदि आपको पता है, आप उसको गाइड करोगे, वैसे टाइप करके पूछोगे, उसके हर एक चीजों को लिखोगे, तो वो आपको बतला देगा। लेकिन जब आप लिख ही दोगे तो एआई से क्यों पूछोगे? जब वो आपको पहले ही पता रहेगा तो आप एआई से क्यों पूछोगे? तो थोड़ा जैम वाली चीजों में मुश्किल है, लेकिन हाँ, डिफिनीशन वगैरह वाली चीजें, जो भी फंडामेंटल चीजें, आप बेशक एआई से सीख सकते हो। जो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट से, अब आपको उस लेवल में पहले जाना होगा, तब आप उस वे में एआई का यूज कर सकते हो और उससे आप सीख सकते हो। लेकिन आईएसएस के साथ ऐसा नहीं है। आईएसएस की प्रिपरेशन जब आप करने के लिए आइएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मास्टर्स करके आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो उनको हर एक चीज का नॉलेज है कि हमें चीजों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सर्च करना है, किस तरीके से सर्च करना है, उनको अच्छा खासा नॉलेज है। और इसमें तो मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट है नहीं, आईएसएस के एग्जाम में मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट आपका नहीं है, तो आप इजीली इसको एआई से सीख सकते हो। यानी कहने का मतलब कि आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, सीखने के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना यूट्यूब की जरूरत है, ना बुक की जरूरत है, कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फिर भी एक सिक्योरिटी के तौर पर एक बुक रखना चाहिए। एक बुक रखो कि आप वहां से हेल्प ले सको, ताकि बुक में जो भी चीजें ऑथेंटिक है और वेल वेरीफाइड है, ठीक है ना। एक बुक होना चाहिए। एआई कई बार गलती भी देता है, लेकिन एआई टाइम के साथ क्या हो रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि उस पर हर एक साल में हर एक दिन उस पर या हर एक मिनट उस पर अरबों करोड़ों डेटा स्टोर हो रहा है, अरबों खरबों डेटा स्टोर हो रहा है। तो एआई हर रोज क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो एआई बहुत ही कम चांस है कि डिफिनीशन वाली चीजों में जब आप उसको सीखोगे तो वो उसमें गलती करेगा, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम चांस है। तो क्या करना है आपको? करना कुछ नहीं है, सिलेबस उठाओ, सिलेबस खोलो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक। इस वे में एक्सप्लेन करो जैसे कि आई एम अ फ्रेशर, कहो कि मैं फ्रेशर हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे एकदम सीखना है, मैं कई बार ट्राई किया फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे इस तरीके से समझाओ कि मुझे समझ में आ जाए। इसको आप टाइप कर दो, शॉर्ट वे में आप टाइप कर दो, अपने लैंग्वेज में टाइप कर दो, जो जैसे आपको समझ में आ वैसे आप टाइप कर दो, वो आपको समझा देगा। क्योंकि आईएसएस का लेवल है नहीं, बेसिक चीजें ही है, वन लाइनर चीजें है।
तो आपको इजीली समझा देगा। यानी जो चीज आप मेरे पास सीखोगे ज्वाइन करके, आप एआई से सीख सकते हो। तो आप कहोगे सर आपकी क्या जरूरत है, तब मैं आपकी कोचिंग क्यों ज्वाइन करूं? तो आपको बेहतर गाइडेंस चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। दूसरा, जब हम टॉपिक्स को पढ़ाएंगे उसमें आपको डाउट होगा, तो आपको समझ में आएगा ना कि हम ये चीजें एआई से हेल्प लेकर के अच्छे से मीन्स इसको सीख सकते हैं। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई लोड नहीं, अब हमें पता तो चल गया कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, तो आप एआई का हेल्प ले सकते हो। तो अब क्या हो गया, आप एआई को ऐड कर दो, हमारा कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो, एआई का कंट्रीब्यूशन और हमारा मेहनत ऐड कर दो, हमारा गाइडेंस ऐड कर दो, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आप वो ऐड कर दो। तो आपकी प्रिपरेशन में क्या लग जाएगा, 4 चांद लग जाएगा। यानी सोने पर सुहागा वाला काम करूंगा। एआई सोना है और मैं उस पर सुहागा चढ़ा दूंगा, तो हम सोने पर सुहागा का काम करेंगे। यानी कोई भी टॉपिक्स आपको समझना है। अब ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है कि मुझे इकोनोमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लिनियर मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सैंपलिंग टेक्निक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आ रहा है। ये अब आपका बहाना नहीं चलेगा, आप एआई से सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट नहीं है। प्लस पॉइंट क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट यहां पर बिल्कुल ही नहीं है। तो आपको अब किसी कोचिंग पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यानी जो अभी मार्केट में पढ़ा रहे, डीपीपी नहीं दे रहे, टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, तो वहां क्यों, माने पढ़ने के लिए क्यों जाना, वो तो आप खुद से ही पढ़ लोगे, उतना तो आप खुद से ही एआई से कंप्लीट कर लोगे। तो आप माना कि एआई से सीख गए, तो अब आप क्वेश्चंस एआई से नहीं बनवा पाओगे, आपको क्वेश्चंस बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। अब उसमें आपको 3 से 4 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको एक्सपीरियंस आएगा, तब आप उस लेवल का क्वेश्चंस बना पाओगे। तो मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा, मैं भी एआई का ही यूज करूंगा, लेकिन वो मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतने सालों का स्ट्रगल है, मेहनत है, मैं बहुत कुछ सीख रखा हूं, तो मैं बहुत कुछ टाइप करता हूं। ऐसा नहीं कि वो एक बार में दे देता है, मैं 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन रन कराया हूं एआई पर, और उसमें से मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 10,000 से, माने 10,000 में ज्यादा बोल रहा हूं, माने 10,000 में मैक्सिमम क्वेश्चन यूज करता है, उसमें से 10,000, तो मैं उसके लिए 90,000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रन कराया ना, तब मुझे 10,000 क्वेश्चन मिला। तो आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको उस लेवल में जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो वो टाइम मैं आपको दूंगा, मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा। एक एक टॉपिक्स को तो मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मैं ये कर रहा हूं। यदि आप हमसे पढ़ करके फिर आप एआई का यूज करोगे तो और ज्यादा बेहतर आप यूज करोगे। आप फ्रेशर के भी तौर पर यूज कर सकते हो, हमसे सीखने के बाद भी यूज कर सकते हो, और दोनों वे से आप बेहतर कर सकते हो, दोनों वे से। मेन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अब किसका है, आने वाले टाइम में मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, कंटेंट का है। बेहतर आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन मिले, बेहतर टेस्ट सीरीज मिले, बेहतर गाइडेंस मिले। तो माना कि आप एआई से सीख गए, मान लो कि आप एआई से सीख गए, तो जब आप एआई से सीख गए तो उसको दिमाग में कैसे स्टोर करना है, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। आप तो एआई से सीख गए, तो क्या वो दिमाग में हमेशा रहेगा, वो स्लिप करेगा ना, वो दिमाग में कैसे रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, आपको एक एक चीज दिखाई कैसे देगी, उसके लिए कैसे मेहनत करना है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, ये मैं आपको बतलाऊंगा। और ये क्या करेगा, आपके सिलेक्शन को 100% सिक्योर कर देगा। तो मेरा रोल है, सुप्रीमम क्लासेज का रोल है, जो आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेगा, बेहतर डीपीपी प्रोवाइड करेगा। तो जो हम 1 जुलाई को बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या देंगे। तो पहला बैच की आपका मीन्स आपका बैच ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं रहेगा, ऑनलाइन, क्योंकि पूरे इंडिया में बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपका ऑनलाइन बैच होगा, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, और ये आपके लिए ऑफर भी रहेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो ये आपका 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा, और क्लास की टाइमिंग 6 PM टू 11 PM तक रहेगी। एक दिन में 2 टॉपिक होगा, एक दिन में 2 डिफरेंट टॉपिक आपको कराया जाएगा, 2 आवर्स की क्लास होगी। तो 2 आवर्स हमने जानबूझ करके रखा है, लेकिन जनरली क्लास 1.5 आवर माने 90 मिनट की होगी।
हमने 30 मिनट का बफर रखा है, कोई टॉपिक्स एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो एक दिन में आपकी 2 क्लास होगी, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे ही हो, ताकि 2 दिन आपको रिवीजन करने के लिए मिले, ये सोचने के लिए मिले कि हमने इस वीक में क्या क्या पढ़ा है। उसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए, सैटरडे संडे को टेस्ट के थ्रू, क्वेश्चन डिस्कशन के थ्रू। ऐसा नहीं कि क्लासेस बंद रहेगी, माने इसी वीक में जो कुछ हुआ है ना, उस पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, या फिर हम आपको गाइड कर देंगे, या फिर टेस्ट ले लेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीजें हो जाएगी, ठीक है। इसमें इस बैच में क्या क्या फैसिलिटीज है, ये टाइमिंग समझ में आ गया कि हाँ 6 से 11 लगातार क्लास नहीं होगी। एक क्लास 6 से 7:30 की टाइमिंग रहेगी, यानी 8 PM तक लेकर के चलो, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा खाने पीने के लिए। फिर 9 से 11 आपकी क्लास होगी, ठीक है। और हम आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के सिलेबस सबके लिए कॉमन है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सबके लिए कॉमन है। तो हम इसकी प्रिपरेशन आप माने इसका तो एक साथ सबका चलेगा, तो ये आपका एक साथ हो गया। पेपर 4 आपका क्या है, पेपर 4 आपका आप खुद ही सिलेक्ट करोगे, तो जिस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। और एक चीज कि यदि आप एक बार मेरे से पढ़ लो तो आपको दोबारा नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जैम की तरह डेप्थ नहीं है ना, मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट नहीं है, वेराइटीज नहीं है। तो आप एक बार पढ़ लो, ढंग से नोट्स बना लेना, फिर दोबारा मत पढ़ना। माने दोबारा पढ़ने के लिए ज्वाइन, माने दोबारा ज्वाइन मत करना कोचिंग, सिर्फ टेस्ट के लिए ज्वाइन करना, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, कंटेंट के लिए, ना कि आपको वापस से प्रॉपर पढ़ना। नहीं, एक बार आप पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको टेस्ट की जरूरत है, क्वेश्चंस की जरूरत है, बाकी आपको मैं 1 साल गाइड करूंगा ही, आपको पता चल ही जाएगा कि हमें रिवीजन किस तरीके से करना है, कंसेप्ट को दिमाग में स्टोर किस तरीके से करना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करना है, एक्यूरेसी को बूस्ट कैसे करना है, ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद पेपर 4 ये हम उसके अकॉर्डिंग, जब ग्रुप में बच्चे ज्वाइन होंगे, जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 250 ये मिनिमम है, इससे ज्यादा ही जाएगा, कम जाने की तो कोई संभावना ही नहीं है। हम जैम के लिए 120-130 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जैम के लिए, सिर्फ एक टॉपिक के लिए। ये वो एक ही टॉपिक है ना, और क्या है, यहाँ पर तो इतने सारे टॉपिक्स है। तो ये हमने मिनिमम लिखा है कि हाँ इतना जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। इससे हो सकता है कि 2 गुना भी हो जाए, 500 भी हो जाए, 500 भी हो जाए, चलो ठीक है। मार्केट में एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं है, हमने 250 तो दिया, पहले हमने 250 तो दिया, ठीक है। तो इससे कैसे, हमने टेस्ट के लिए कितना बोला था कि मैं 20 टेस्ट लूंगा, मैं उनका 40 टेस्ट ले रहा हूं ना। इंग्लिश और जीएस के लिए भी मैं बोला नहीं था कि मैं टेस्ट लूंगा, लेकिन वो भी ले रहा हूं ना। तो वैसे ही 250 में बोला हूं, इससे ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट की। हाँ, आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा रिवीजन पर करता हूं, सबसे ज्यादा भरोसा मैं रिवीजन पर करता हूं। सिलेबस कंप्लीट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन करना है, कंप्लीट करके रिवीजन करना है। तो आपका एनी हाउ नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर आते आते या नवंबर मिड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं एक दिन में 2 लेक्चर रखा हूं, ताकि आपका सिलेबस नवंबर लास्ट तक या मिड नवंबर तक एनी हाउ कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास रिवीजन के लिए कितना महीना बचेगा, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून में तो एग्जाम ही होता है, 6 मंथ बचेगा। इतना टाइम हमारे पास बचता है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा करके छोड़ दूंगा, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला। यहां से हमारी असली प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद से, कि अब कैसे कंसेप्ट्स को दिमाग में रिस्टोर करना है, ताकि एग्जाम हॉल में एक एक चीज हमारे से हमसे अच्छे से क्लिक करे, ठीक है। तो ये है। फिर यहाँ पर आपका 15 यूनिट वाइज टेस्ट होगा, क्योंकि 15 यूनिट है ना, 15 टॉपिक होगा आपका, इंक्लूडिंग पेपर 4, इंक्लूडिंग पेपर 4। माने सबका अलग अलग, माने पेपर 3 का तो सबका कॉमन है, पेपर 3 तक। पेपर 4 में सबका 2-2 पेपर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2-2 पेपर को ऐड कर लेना। तो 15 आपका यूनिट वाइज टेस्ट होगा। हर एक टेस्ट आईएसएस के ही पैटर्न पर होगा, ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज टेस्ट है तो 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, नहीं, सेम उसी पैटर्न में टेस्ट होगा आपका। फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा,
30 टेस्ट पेपर 1 का, 30 टेस्ट पेपर 2 का, 30 टेस्ट पेपर 3 का, 30 टेस्ट पेपर 4 का, 10 टेस्ट इंग्लिश का, 10 टेस्ट जीएस का, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस वगैरह 24/7 डाउट फैसिलिटी, तो ये सारी चीजें है। और किसी को कुछ पूछना है? ऑफर, हाँ आपके लिए एक ऑफर है, यदि आप 5 मई के पहले पहले एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन 25K में हो जाएगा। तो इसमें हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का ही प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी ऑप्शनल के लिए, चूंकि ऑप्शनल सबका अपना अपना चॉइस होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग पर पेपर आपके लिए 5K चार्ज करेंगे। वो जो इस बैच में ज्वाइन करेगा उनके लिए, जो बाहर से आएंगे उनके लिए चार्ज अलग रहेगा, ठीक है। तो पर पेपर 5K रहेगा आपका, ये रहेगा पर पेपर आपका 5K रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमें अलग फैकल्टीज रखना है, अलग आपको अलग वे में उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, तो आपका ये 25K है और बाकी ऑप्शनल का है, और इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट, डीपीपी, प्रॉपर गाइडेंस, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और आप जितना जल्दी एडमिशन ले लोगे, अब तक जो मैं उनको प्रोवाइड किया हूँ वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, लिनियर मॉडल चल रहा है, तो इसका रिकॉर्डेड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप अभी अभी एडमिशन ले लेते हैं, माने आप जब भी एडमिशन लोगे आपको उसी समय प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर जो 5 मई के बाद एडमिशन लेगा उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। यानी आप जितना जल्दी एडमिशन लोगे आप उतनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? सर ये जो टाइमिंग है सर, मतलब 5 से 11, तो सर ये थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे कब से कब तक? 10 o'clock तक सही रहेगा सर, मतलब 11 तो थोड़ा सर 11 ज्यादा हो रहा है? यस थोड़ा। नहीं 11 माने रात में 11 बजे तक तो ज्यादा नहीं होना चाहिए आज के टाइम में। आपको शायद 10 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें वही हम टॉपिक्स रखेंगे रात में कि जो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। सर हर एक लाइब्रेरियाँ 10 बजे तक ओपन रहती है ना, तो वही सर फिर। क्या क्या होती है? सर लाइब्रेरी 10 बजे तक भी ओपन रहती है जहाँ मैं रहता हूँ इलाहाबाद में, वही सर। अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी 10 बजे तक ही ओपन होती है। अब भाई आपको बाद में रिकॉर्डेड से देखना पड़ेगा, अब तो मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो आगे से पीछे शिफ्ट होगा ना तो वो दिक्कत होगी, ठीक है ना। क्योंकि किसी का कॉलेज रहेगा 5 बजे तक, 4 बजे तक कॉलेज ही रहता है, तो इसलिए मैं वो टाइम में 6 PM से ही रखा हूँ। क्योंकि फिर किसी का कॉलेज होगा ना तो फिर उनको वो चीजें डिस्टर्ब करेगी, तो ये हमने बहुत सोच समझ करके रखा है। बाकी आप बाद में रिकॉर्डेड देख ही सकते हो, उसका तो कोई इशू है नहीं। और रिकॉर्डेड देखते समय भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ज्यादा से ज्यादा 10:30 तक ही चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि दूसरी क्लास होगी तो दूसरी क्लास कम ही आवर्स का होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, वो कम ही आवर्स का क्लास होगा। और मैक्सिमम चांस है, देखो हमें बेस्ट देना है ना, तो वो हम खुद ही समझते हैं, क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं ना, क्या प्रेशर होता है दूसरे पेपर में, दिमाग कितना काम करता है, वो हमें सब पता रहता है। तो हम वही टॉपिक्स उसमें रखेंगे जिसको आप इजीली समझ सको, ठीक है ना। उसमें ज्यादा आपको दिमाग न लगाना पड़े। जैसे कि जैम वाला सेक्शन है तो वो आप पहले से पढ़े हो, तो हम दूसरे माने रात में 9 से 11 में ज्यादातर जैम वाला ही सेक्शन रख देंगे, ठीक है। या जैसा होगा वो हम उस समय डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो माने मोस्टली तो 10:30 तक आपको मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर वो चेंज करना फिर वो दिक्कत करेगी, सबको दिक्कत करेगी। और किसी को कुछ पूछना है? सर पेपर 4 में यूजुअली लोग सी और आर क्यों नहीं ले रहे हैं? मतलब वो तो एज कंपैरिजन बाकी चीज तो इजी ही रहता है, कोडिंग्स के ही क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मल। मैंने थोड़ा कोडिंग जब लेता है ना, टाइम भरपूर टाइम लेता है, इसलिए। क्योंकि कोडिंग हमने भी पढ़ा है, वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो जब सर अगर जैसे हम हाँ, लोग सी और आर पढ़े हुए पहले से ही बैचलर्स मास्टर्स में, तो फिर मैं आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है ना कि जब एक बार आप उसको सीख जाओगे ना तो वो आसान हो जाता है। तब सब सीखने सीखने में टाइम लगता है। जैसे ही आप सीख जाओगे ना वो बहुत माने लगेगा कि कुछ है ही नहीं, कोडिंग में कुछ है ही नहीं। तो यदि आपका वो बेहतर है तो आप लो, बेशक चीजें लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसलिए नहीं लेता है कि जैसे कि कोई मीन्स वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है सेमेस्टर में, क्योंकि बाकी भी पेपर्स होते हैं तो वो प्रॉपर टाइम कोडिंग में नहीं दे पाता है। तो उसको ये लगता है कि मैं कोडिंग में बेहतर नहीं कर सकता, एक ये भी रीजन हो सकता है। जबकि वो कोडिंग में बेहतर कर सकता है शायद। यानी माने जिनको चीजें समझ में आ रही है, जिनको ऑल्गोरिथम समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, लूप समझ में आ रहा है,
फंक्शन समझ में आ रहा है और उनके जो भी सिंटेक्स है वो आपके माइंड में है, तो आप बेशक बेहतर कर सकते हो। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो तो नॉर्मली होता होगा। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल नॉर्मल है, पीवाईक्यू उठा करके देख लो, क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो सिंपल ही है, ठीक है ना। और सर वो रिकॉर्डेड सेशन का आपने बोला, तो वो हमें उसमें प्रोवाइड किया जाएगा ना, हम लोग कभी भी रिकॉर्डेड सेक्शन देख सकते हैं ना। हाँ हाँ, आप कभी भी देख सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है। और इतना ही नहीं, रिकॉर्डेड देखते समय आपको कोई डाउट भी हो रहा है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने क्लास ले लिया, रिकॉर्डेड आप देख रहे हो, कोई डाउट हुआ तो मैं आपको नहीं बतलाऊंगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको एनी टाइम डाउट बतलाया जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर, हेलो सर, सर गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर सर मैंने अभी यूजी कंप्लीट किया है बेसिक पीसीएम से, और अभी एमएससी के लिए अप्लाई भी किया है मैंने स्टैटिस्टिक्स में। तो सर क्या इस टाइम पे ठीक रहेगा ये ज्वाइन करना आपके साथ आईएसएस के लिए, या फिर एमएससी के बाद करना चाहिए? देखिए, यदि आपका स्टैटिस्टिक्स से चल रहा है, ठीक है ना, यदि आपका स्टैटिस्टिक्स से मास्टर्स होना स्टार्ट हो जाएगा हाँ तो सर। आप कर सकते हो। सिलेबस आप जितना जल्दी कंप्लीट, देखो इसमें एक ही बार सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जैम की तरह नहीं है। जैम में क्या होता है ना कि आप एक बार ज्वाइन कर लोगे, दोबारा भी मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में डेप्थ है ना, मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट है। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आप जैसे कि कोई भी आईएसएस की कोचिंग करता है, जो आईएएस की कोचिंग करता है, आईएसएस नहीं आईएएस की जो कोचिंग करता है, वो एक बार ही करता है, दो बार नहीं करता। बाकी वो क्या करता है, वो अपने वो कंटेंट पर काम करता है, खुद के इम्प्रूवमेंट पर काम करता है। तो जब आप एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ढंग से नोट्स बना लोगे, तो अब आपको सिर्फ खुद के लिए सेल्फ स्टडी करना है, माने अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना और टेस्ट देना, बाकी कुछ नहीं करना। सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उधर एमएससी का भी मतलब सिलेबस और इधर ये भी फिर थोड़ा पजल, मतलब ज्यादा बर्डन हो जाए उस चीज का? हाँ, वो तो स्टार्टिंग में तो प्रेशर होगा, एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रेशर होगा एमएससी का। तो आप एक सेमेस्टर के बाद ज्वाइन कर लेना, या दूसरे सेमेस्टर के बाद ज्वाइन कर लेना, या जब आपका सर एक ये साल भी हो मैटर जाए करता है फिर। कि आप एमएससी कहाँ से कर रहे हो। हाँ ये भी मैटर करता है कि सर आप एमएससी कहाँ से कर रहे हो, मतलब हाँ, ये तो केमिस्ट्री मैटर और। करता है। हाँ, ये मैटर करता है, जैसे कि आप आईआईटी से करो तो प्रेशर है, ड्यू से करो तो कम प्रेशर है, बीएचयू से करो तो और कम प्रेशर है, ठीक है, इलाहाबाद करो से करो तो और ज्यादा कम प्रेशर है, पटना यूनिवर्सिटी से करो तो प्रेशर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से कर रहे हो। बट सर आईसीएस का सिलेबस काफी हेल्पफुल है, एमएससी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एमएससी यदि आप कर रहे हैं ना, तो आपके लिए आईएसएस बहुत आसान है, क्योंकि वहां भी वो चीजें चल रही है, यहाँ भी चल रही है, तो आपके लिए वो कवर करना आसान है। वहाँ अकेडमिक वे में चल रहा है, यहाँ कॉम्पिटेटिव वे में चलेगा। और एक बार आप ढंग से नोट्स बना लोगे ना, तो मैं आपको खुद ही एडमिशन नहीं दूंगा, आप दुनिया को छोड़ो ना, मैं आपको खुद ही एडमिशन नहीं लूंगा। भाई आप सेल्फ स्टडी करो, आप एक ही चीज को कई बार पढ़ोगे, क्यों पैसा देना है। हाँ, बाकी आपको मीन्स और वे में ज्वाइन करना है तो आप और वे में ज्वाइन कर सकते हो, कंटेंट के लिए ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन वो तो करना करोगे ही करोगे, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो ये है। लेकिन नोट्स एक बार ढंग से बना लो, ताकि दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े। ये मैं ये कर रहा हूँ कि जब एक बार आप लेक्चर देख लो, तो अब आपको दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े। इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या करना है। क्या होता है ना कि लेक्चर जब देख रहे हो, और देखने के साथ साथ उसको दिमाग में सोच रहे हो कि हमने आज के लेक्चर में ये सीखा वो सीखा, और नोट्स से उसको कनेक्ट कर दिए, तो आप कभी भी नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको क्लासरूम याद आएगा कि हाँ, इस टाइम पर जब ये पढ़ाया जा रहा था तो ये चीजें एक्सप्लेन ऐसे किया जा रहा था, तो आपको कनेक्ट करेगी। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे जैम में एक क्लास में बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वो कनेक्ट नहीं होता है, नोट्स देख करके वो चीजें कनेक्ट नहीं होती है। लेकिन इसमें कनेक्ट होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास किया हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं जेई की तैयारी करता था, उसमें मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट नहीं होता है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है, जो होता है उसी में होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे टॉपिक को ऐड करता है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स की तरह। तो मुझे पूरा क्लास याद आता था, जैसे मैं नोट्स पलटता था ना, तो मुझे पूरा क्लास याद आता था कि कुमुद रंजन सर यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पर क्या मैकेनिज्म बतलाए थे, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था जब भी मैं नोट्स को पलटता था, क्योंकि मैं हमेशा सोचते हुए आता था। क्लास से जैसे निकलता था, साइकिल पर बैठता था और सोचते हुए घर आता था, रूम पर आता था पटना में, जब उस समय मैं पटना में रहता था। तो यदि आप ये काम करते हो ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा, बस जरूरत होगी प्रैक्टिस की,
क्वेश्चन सॉल्व करने की और टेस्ट सीरीज देने की, ठीक है ना। चलो, और किसी को कुछ Okay, पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? सर जीएस के लिए कैसे होगी सर प्रिपरेशन? जीएस के लिए हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि आपको दे, लेकिन अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं कमेंट नहीं करूंगा, उसके लिए है यूपीएससी वाले बहुत सारी कोचिंग है जो कराती है, जो आईएएस की तैयारी कराती है। दूसरा, हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करें, ठीक है ना। लेकिन मैं उसके लिए कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन भरोसा रखोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फिर भी एक एज ऑप्शनल रखना है। बाकी एआई का हम अच्छा खासा इसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं ना, तो हम इसके लिए एआई का अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। एआई का तो लैंग्वेज में अच्छे से वो गाइड कर देगा ना, तो इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप एआई से इजीली सीख सकते हो जनरल स्टडी और इंग्लिश। आप इजीली एआई का हेल्प से, इजीली एआई मींस एआई की हेल्प से आप इजीली कवर कर सकते हो। हम आपको इसके लिए गाइड करेंगे, यानी समझो कि हमने एआई को ही फैकल्टी रख लिया है, ठीक है ना, वो हो जाएगा। जी हेलो सर। सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, इन्फ्रेंस पढ़ाऊंगा और मल्टीवेरिएट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इतना 3 टॉपिक तो कंफर्म है। सर अगर कोई स्टूडेंट ने बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया है और अगर मास्टर्स कोई और सब्जेक्ट में मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह में अगर वो करना ही सोच रहा है या फिर वो अगर करेगा, तो सर उसके लिए कि कब बेहतर रहेगा ज्वाइन करना, क्योंकि फिर उसमें कुछ नहीं, तो वो एलिजिबल ही नहीं है ना, जिसका स्टैटिस्टिक्स में बीएससी नहीं है और वो स्टैटिस्टिक्स में एमएससी भी नहीं कर रहा है। अच्छा, आप ये करें कि स्टैटिस्टिक्स में बीएससी है लेकिन एमएससी इकोनॉमिक्स में जा रहे हो, यही ना। जी सर, जी सर। अब देखो भाई, इकोनॉमिक्स के लिए जाओगे तो आईआईटी में ही जाओगे, मुझे पता है। तो वहां हाँ पे जी सर। इकोनॉमिक्स का प्रेशर होगा, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा। तो आप पहले जी सर। मास्टर्स कर लो, फिर ज्वाइन करना। ठीक है सर, ठीक है। क्या पता आपका मन आईएएस में चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। जी सर, जी सर। हाँ, तो एक आपके पास आईएएस का भी ऑप्शन है, तो आप जी। बाद में डिसाइड कर लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फीस लेने के लिए मैं बोल दूं कि अभी आ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप मास्टर्स कर लो, क्या पता आपको आईएएस करने का मन कर जाए, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा यस। और किसी को कुछ पूछना है? सर मेरा बीएससी स्टैटिस्टिक्स में है और एमएससी जो है ना वो डुअल डिग्री था, वो स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस दोनों था। तो उस केस में एलिजिबल होगा क्या? हाँ, तो आपका देखिए, आईएसएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी ही है, यूजी नहीं है, पीजी नहीं है, यूजी है। जिनका यूजी में स्टैटिस्टिक्स है वो एलिजिबल है, उसको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। जिनका यूजी में स्टैटिस्टिक्स नहीं है उनको स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स करने की जरूरत है। क्लियर है? हाँ, यस सर। तो आप एलिजिबल हो। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? सर अगर कोई 5th मई के बाद अगर ज्वाइन करता है बैच में तो क्या फीस रहेगी, आप बता सकते हैं? यार, अब उस समय पता चलेगा, अभी मैं नहीं बतला सकता, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करना कि पहले ही ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। रजिस्टर्ड कर लो कम से कम, ताकि वो चीजें हो जाए, और वो सर अभी चीजें तो उस ये समय फीस माइनस हो जाएगी। अटेम्प्ट तो देना है सर, अभी जून में एग्जाम लगे उसके बाद डिसाइड करेंगे पेपर कैसा गया। यस सर, वही। अच्छा, अभी जून में है एग्जाम ना आप लोगों का? हाँ जी ठीक सर। है, तो उस समय देखा जाएगा अभी, ठीक है ना। अभी आप लोग एग्जाम दो, मन से तैयारी करो, ठीक है ना। तो उस समय देखा जाएगा। सर हम आपके आईआईटी एग्जाम की स्टूडेंट है, मतलब न्यू हाँ, मतलब नहीं है। तो उसके लिए चिंता नहीं है, कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। रिलैक्स रहो, आप आईएसएस पर फोकस 2026 पर, ठीक है ना। हाँ सर अगर कोई बीएससी स्टैटिस्टिक्स में किया है और मान लो मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया दूसरे सब्जेक्ट में सर, तो उसको वापस से आईएसएस का तैयारी करने के लिए मतलब कितना टाइम लगेगा और कितना ऐसा लेवल डिफिकल्ट होगा? क्योंकि वापस से फिर बीएससी को रिवाइज करना, फिर मास्टर्स के कुछ टॉपिक्स तो पढ़े नहीं होंगे। ये मुझे बतलाओ कि जो बीटेक करके जाते हैं स्टूडेंट्स और 3 साल जॉब करते हैं, फिर उनके अंदर आईएएस क्रैक करने का जुनून सवार होता है, तो वो क्या पढ़ के आते हैं? कुछ नहीं पढ़ के आते, फिर भी निकाल लेते, जबकि उनका वो सब्जेक्ट भी नहीं है, उनका फील्ड भी नहीं है, बिल्कुल ही अलग फील्ड में आते हैं। फिर भी तो यह फील्ड आपका है ना, यस सर। तो आप तो कवर कर लोगे। बस जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। जुनून होगा तो आप कवर कर लोगे। हाँ, एक आरबीआई डीएमआईएस भी है, तो हम इसके लिए अगले साल प्लान करेंगे, इस साल नहीं। अगले साल हम सिर्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अगले बैच में हम प्रॉपर बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक तो है। एक वो भी ऑप्शन है, एक आपके पास जेएसओ का ऑप्शन है, जेएसओ का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो वो भी निकाल ले, मीन्स आपसे वो भी निकल जाएगा। जब आप इसकी तैयारी करोगे तो वो भी आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा एसएससी वगैरह से रिलेटेड होता है, लेकिन और भी काफी अलग तरह की तरीके से एग्जाम मीन्स हो रहा है।
काफी अलग तरीके से वैकेंसी जा रही है जिसमें सिर्फ यही सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन होगा और आने वाले समय में तो आपके पास जॉब भर भर के होगा। चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड हो, मैं गवर्नमेंट फील्ड की मैं बात कर रहा, भले अभी सरकार सोई है बात अलग है, लेकिन कभी तो जगेगी भाई। ठीक है, कब तक सोई रहेगी, कभी तो जगेगी यार। जैसे यूपी में 992 सीट पर वैकेंसी आई ना, आप लोगों को पता चला होगा ना। हाँ जी सर। हाँ, बस उसके लिए पीईटी कर दिया, तो उनको भी बाद में समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स वाले तो पीईटी दिए ही नहीं थे। एक काम करते हैं, कुछ और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ऐड करते हैं। सर ओ मींस लेवल भी पीईटी है को। हाँ, सर, पीटी तो दे रखे हैं बट सर ओ लेवल भी लगा दिया है। क्या क्या कर दिया है? सर एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है जैसे ओ लेवल, या तो 1 डिग्री का स्पेशल कोर्स किए हो आप कंप्यूटर से, तब उसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा अच्छा, ओके। वो और भी कुछ वो चेंजेस करेगा, ठीक है ना, और भी वो कुछ करेगा, थोड़ा इंतजार करो। जब उसके पास कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा ना, तब उसको उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा, नहीं हमें कुछ और करना चाहिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आएगी वैकेंसीज आएगी, बस आप वेट करो। और स्टैटिस्टिक्स फील्ड में हो तो आप इस फील्ड में बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। आईएसएस है, आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो। जब इतना टॉपिक्स पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, तो आप प्लेसमेंट में भी आप ट्राई कर सकते हो। ऑफलाइन मींस ऑफ कैंपस टाइप से लिंक्डइन के थ्रू, या जो भी आपके दोस्त कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके थ्रू। मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, जितने भी कॉर्पोरेट में अभी मेरे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं ना, उनका एक मैं ग्रुप बनाने के लिए सोच रहा हूँ, ताकि जॉब की यदि रिक्वायरमेंट हो तो उस ग्रुप के थ्रू हमें स्टैंड पता चल जाए। और जो भी उस माने जिसको भी उस ग्रुप में रिक्वायरमेंट हो, जिस कैंडिडेट्स को, और उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, तो उसको वो सीट मिल जाए। तो ये मैं, क्योंकि अब काफी मेरे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं ना, तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो मैं उसको जल्द ही करूंगा, ठीक है ना। अब कब तक करूंगा ये मैं कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जल्द करूंगा। उसके लिए मैं कुछ बनाऊंगा, या तो कुछ ऑनलाइन चीजें बन जाए, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए। और किसी को कुछ पूछना है? सर कोर्स भी एक बार फिर से बताएंगे, मैं उस टाइम पे लिख कर दूँ। क्या क्या कोर्स? यही है कोर्स का आपका कोर्स, प्राइस ये आपका 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा, लेकिन एडमिशन आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 5 मई के पहले आएगा उसका फीस 25K रहेगा, ठीक है ना। इसमें पेपर 1, 2, 3 की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और पेपर मीन्स आपका जो ऑप्शनल पेपर है, क्योंकि काफी का ऑप्शनल पेपर पढ़ा हुआ भी रहता है, कि ये भी बात है, जैसे कि कोई सब मल्टीवेरिएट पढ़ता ही है कॉलेज में, कंप्यूटर पढ़ता ही है, तो इसलिए मैं इसको अलग कर दिया हूँ, ठीक है ना। या दूसरा मैनेज करना भी टफ था, या एक साथ में फीस ले भी लेता मान लो कि ऐड करके, तो फिर काफी बच्चों को जरूरत भी नहीं होती है, तो वो भी चीजें होती है। क्योंकि मीन्स जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उस वे में ही पढ़ने लगते हैं कि चलो ठीक है, वो सारी चीजें। तो ये है, तो ये आपका पेपर 1, 2, 3 है, और बाकी ऑप्शनल पेपर के लिए हम कुछ अलग से 5 के, क्योंकि इसको कोई अलग ही लोग पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी ये आपका, ये आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कोर्स के थ्रू, मैं जो भी सिलेबस, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपको डीपीपी वगैरह मिलता रहेगा। और फिर ये टेस्ट है, इस तरीके से आपका टेस्ट होगा। पहले तो यूनिट वाइज टेस्ट होगा, फिर आपका फुल लेंथ वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 6 महीना टेस्ट के लिए बचेगा। तो 6 महीना तो बहुत होता है, नहीं जी, 6 महीना तो बहुत होता है, इसमें तो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। और आपका, हाँ, टेस्ट का हर एक टेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा, ये तो मैं बतलाया ही नहीं। हर एक टेस्ट का प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिलेगा, चाहे वो पेपर 3 हो, या पेपर 4 हो, या फिर पेपर 1 हो, या फिर पेपर 2 हो। हर एक टेस्ट का आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखो हमने टेस्ट ले रखा है अब तक, ये हमने इतना टेस्ट ले रखा है, ठीक है ना। ये आपका, ये दिख रहा है ना, देखो ये आईएसए टेस्ट 5 पेपर 4, तो हमने इतना टेस्ट ले लिया है, और हमने इतना ही लेने के लिए बोला था, लेकिन हम एक्स्ट्रा और टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है ना। ये है आप आईएसएस, आईएसएस पेपर 5 टेस्ट 1, तो इसमें यहां से लेकर के वहां तक आईएसएस पेपर 5 टेस्ट 2, ये सैटरडे को टेस्ट हुआ था, आज संडे है, तो ये दोनों टेस्ट संडे को हुआ है। आईएसएस पेपर 5 टेस्ट 3, आईएसएस पेपर 5 टेस्ट 4, तो इतना हमने टेस्ट अभी तक ले लिया। हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा। यहाँ से आपको शायद दिखाई देगा कि पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, वो सबमिट करने पर सॉल्यूशन दिखाई देगा। दिक्कत ये है, ठीक है ना, सबमिट करने पर वो सॉल्यूशन दिखाई देगा। जैसे कि मान लो कि डेमोग्राफी में देखते हैं क्या आता है इसमें। अच्छा, टेस्ट 1,
ये वाला कौन सा रहा है, टेस्ट 3, देखो इसी का टाइप, जैसे कि ठीक है टेस्ट 4 है, देखो यहाँ पर सोल्यूशन है हर एक, है ना, इतना बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, तो ये आपको एक रेफरेंस मिल गया। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, ऐसे ही हर एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको सोल्यूशन वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। ये है, और ये हमने जो कंप्लीट कराया था, ठीक है ना, ये हमने जो यहाँ पर कंप्लीट कराया था, यहाँ पर कोर्स में आपको यहीं से कोर्स परचेज करना होगा। ये ISS हो गया, और ये देखो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस को हमने कंप्लीट कराया, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने ये कंप्लीट करा दिया, ये पूरा हो गया न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये आपका कंप्यूटर का क्लासेज है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका DPP है, ये आपका DPP है, हमने इतना DPP दे दिया, बोला था ना कि अभी तक हमने 10 DPP दे रखा है, ये टोटल 10 DPP है। तो ये सब हमने कमेंट नहीं किया था, फिर भी हमने दिया क्योंकि बेहतर करा। अभी और भी DPP दूंगा, आज ही मैं बनाया हूँ बट अपलोड नहीं कर पाया, आप लोगों का सेशन लेना था तो मैं उसी में बिजी हो गया। तो ये है, तो वो है, तो बाकी ज्वाइन करो और हम साथ मिल करके प्रिपरेशन करेंगे, और 27 में काफी बेहतर करते हैं, ठीक है ना। चलो, और कुछ होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो, बाद में कोई डाउट होता है या अभी कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और कुछ पूछना है, ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, ठीक है ना। चलो, गुड नाइट, और थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने टाइम दिया और चीजों को सीखा समझा।